हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग जो इकोनॉमिक्स का सीबीएसई सैम्पल पेपर है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट से लेकर फोर्थ चैप्टर तक में ऑलरेडी एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के जो हमारे थोड़े चैप्टर बचे हैं उसको बहुत जल्दी में आप लोगों को मिल जाएगा। और कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे मैम ज्योग्राफी पे, तो बेटा मैं ज्योग्राफी पे बहुत जल्दी काम करूँ, बहुत जल्दी आपको कंटिन्यूसली बैक टू बैक आपको सारे एक्सप्लेनेशन चैप्टर के और एमसीक्यू मिल जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है काम करने में, तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। आप इम्पेशेंट नहीं हो, तो फटाफट हम लोग इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करते हैं। चलिए, पेपर का पैटर्न आप सबको पता ही है कि 90 मिनट्स आपको टाइम मिलेंगे। 40 नंबर का पेपर होगा, 60 क्वेश्चन होंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस का था आपको 50 अटेम्प्ट करने। सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चन होंगे, 24 उसमें से आपको 20 करना है। सेक्शन बी में भी 24 होंगे, आपको उसमें से 20 करना है। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन होंगे, आपको 10 अटेम्प्ट करना है। और सबसे अच्छी बात क्या, सभी क्वेश्चन के एक जैसे मार्क्स और किसी में कोई सी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि अगर किसी को नहीं भी आएगा तो भी आप गेस कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो जो आपको नहीं आते वो करने में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि जो आपने ठीक किया उसके भी मार्क्स आ सकते हैं। बट यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पहले करते हैं। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, उसमें से हम क्वेश्चन डिस्कस करें कि गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय। आपने पढ़ा था बजट के ऑब्जेक्टिव के अंदर एक पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि इनकम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, ताकि मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल द इकोनॉमी टू डिजायर लेवल, कह रहा है ऑब्जेक्टिव बाय कैसे अचीव किया जा सकता है। क्या जनरल प्राइस लेवल को डिजायर लेवल तक पहुंचा के, जीडीपी को इंक्रीज करके, गुड्स एंड सर्विसेज को कंट्रोल में लेकर, या रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स इन प्रो पुअर डायरेक्शन, की जो भी टैक्सेस सरकार के पास कलेक्ट होता है उसको जो भी गरीब लोग है उसको सही डायरेक्शन को प्रोवाइड करके बेनिफिट देके। तो ये आंसर सही है, रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन प्रो पुअर डायरेक्शन। नेक्स्ट है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्डेड डैश फॉर अ फिस्कल ईयर, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हम रिकॉर्ड करते इकोनॉमी में वो क्या रिकॉर्ड करते फॉर अ फिस्कल ईयर। तो इसमें आपको दे रखा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल भी नहीं दिखाते क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है, कोई बजट की बात नहीं हो रही। इनफ्लो आउटफ्लो फंड ऑफ द गवर्नमेंट, इनफ्लो और आउटफ्लो द फॉरेन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी, यानी कि इनफ्लो आउटफ्लो कितना हमें फॉरेन एक्सचेंज यानी कि पैसा विदेशों से मिला है और कितना हमने विदेशों को दिया है, टू एंड फ्रॉम द इकोनॉमी जो है इसको दिखाते हैं। यानी कि सी जो इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक। जब हमने बैंकिंग चैप्टर किया था तो मैंने बताया था कि हमारे दो तरह के बैंक इकोनॉमी में होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक, एक होता है कि सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक होता है वो डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट होता है, हम अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हमें जरूरत पड़ती है हम उनसे लोन लेते हैं। जितने भी बैंक के ब्रांचेस आपको आसपास दिखते हैं सभी क्या है, कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक मैंने कहा था कि पूरे भारत में एक सेंट्रल बैंक होता है और उसमें जो रिलेशन हमारा कमर्शियल बैंक का और ऑर्डिनरी पब्लिक का होता है वही रिलेशन गवर्नमेंट का और सेंट्रल बैंक का होता है। सेंट्रल बैंक से जो डायरेक्ट पब्लिक है वो उससे डीलिंग नहीं होती, हम उसमें पैसा जमा नहीं कराते, जरूरत पड़ने पर उसमें लोन नहीं ले सकते। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा बैंक है जिसमें डायरेक्टली जनरल पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं होता। बैंक ऑफ इंडिया सभी का, मेरे ख्याल से मेरा भी उसमें अकाउंट है, बहुत सारे बच्चों का भी होगा उसमें। तो बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है, आपके आसपास के बहुत सारी ब्रांचेस देखते हो तो पता ही तो डायरेक्ट पब्लिक से डील कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा ब्रांचेस आपको यहीं पे दिखता है, ये भी बिल्कुल है कि कमर्शियल बैंक है, इसके ब्रांचेस है, डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी है। नेक्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है वो डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करती है। नेक्स्ट कर आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम अंडर द करंट अकाउंट ऑफ द बीओपी। हमने पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो साइड होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। जिसमें कह रहा है कि जो इसमें नॉट एन एग्जांपल, जिसमें एग्जांपल नहीं है इनविजिबल आइटम का अंडर द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस पेमेंट। एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट बिल्कुल है, तो इनविजिबल है क्योंकि सर्विसेज हमेशा इनविजिबल आइटम के अंदर आती है। पोस्टल कोरियर सर्विसेज है, ये भी इसके अंदर आती है। एजुकेशन रिलेटेड ट्रेवल ये भी है। तो इसमें जो फोर्थ का आंसर है वो है डी, मर्चेंटाइज लिंक ट्रांजेक्शन। ये क्या है, विजिबल आइटम है, तो तुमने पूछा कि इनविजिबल आइटम, तो ये जो इसका डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ध्यान से देखना, कह रहा है डीमोनेटाइजेशन was a step taken by government of India in order to tackle the problem of corruption, black money, terrorism and circulation of fake currency in the Indian economy। ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि सरकार ने यही कह के डीमोनेटाइजेशन किया था कि डीमोनेटाइजेशन के द्वारा जितने भी करप्शन की प्रॉब्लम है, ब्लैक मनी है, टेररिज्म है, या जो फेक मनी करेंसी इंडिया में सर्कुलेट हो रही है
उन सबको टैकल करने के, उन सबको दूर करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया है। और लोग इस बात से खुश भी थे, हालांकि सभी को दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि किसी को दिक्कत नहीं हुई। हर एक पर्सन, मतलब जमीन से लेकर जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके फायदे को देखते हुए लोगों ने सरकार का पूरा सपोर्ट किया। दूसरा स्टेटमेंट है कि डीमोनेटाइजेशन हैज एंश्योर इंप्रूव टैक्स कंप्लायंसेस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि आने वाले टाइम में जो ये जो डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो टैक्स कंप्लायंसेस है वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव्ड हो जाएगा। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? तो आपके पास ये ऑप्शन दे रखा है कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, सेकंड सही है और फर्स्ट गलत है। तो इसका आंसर जो है दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सभी को समझ में आ रहा था, क्योंकि सरकार ने डिमोनेटाइजेशन जो किया ही था इसी भी चीज के लिए क्या था, ताकि सारी प्रॉब्लम को टैकल कर सके। और आने वाले टाइम में जो डिमोनेटाइजेशन जो है वो टैक्स कंप्लायंसेस को आसान कर देगा, इजी कर देगा, इंप्रूव करने के लिए बेसिकली। तो दोनों ही जो हम कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट है कि मिस साक्षी इकोनॉमिक टीचर है, वो एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट टू बी केप्ट बाय एनी कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ये भी हमने जब बैंकिंग चैप्टर किया था हमने पढ़ा था, एवरी कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन पर्टिकुलर रिजर्व टू द सेंट्रल बैंक, कि जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है उसको पर्टिकुलर डिपॉजिट क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक के पास उसे डिपॉजिट रखना पड़ता है, उसका सभी का कमर्शियल बैंक का उसमें अकाउंट होता है। एज पर नॉर्म्स, यानी जो भी कंट्री का जो भी नॉर्म्स होता है, जो भी उस हिसाब से बदलती रहती है, कॉन्स्टेंट नहीं होते, कितना रिजर्व रखना है, कितने परसेंट रिजर्व रखना है टोटल डिपॉजिट का, ये क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच स्पेसिफिक टुवर्ड द कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड बाय हर। वो कौन सा वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है, क्या कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर। देखिए सबसे पहले बताती हूँ, मैंने बताया दो तरह के रिजर्व होते हैं। एक रिजर्व होता है जो अपनी कमर्शियल बैंक किसके पास रखता है, सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखता है, और एक रिजर्व रखता है हर एक बैंक अपने पास, कमर्शियल बैंक खुद के पास रखता है, ताकि कोई भी उसके जो कस्टमर है जब भी पैसा विड्रॉ करने के लिए तो उसके पास इतना लिक्विड होना चाहिए कि वो उसकी जो भी नीड्स है, उसकी जरूरत है, उसको पूरा कर सके। क्योंकि कभी बैंक आपको ये नहीं बोलता भैया आपका पैसा नहीं किसी और को उधार दे रखा है, आप कल या 2 दिन के बाद पैसे लेने आना। अगर बैंक ऐसा कहेगा तो हमारा जो ट्रस्ट है बैंक के टूवर्ड्स वो खत्म हो जाएगा। तो एवरी बैंक हैव टू मेंटेन 2 काइंड ऑफ रिजर्व, एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। सीआरआर वो रिजर्व होता है जो हमें जो भी कमर्शियल बैंक होता है उसको किसके पास रखना पड़ता है, केंद्र बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। और दूसरा रिजर्व जो खुद अपने पास बैंक रहता है अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि कस्टमर के नीड्स को फुलफिल कर सके, उसकी जो विड्रॉल के लिए है उसे बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कमर्शियल बैंक को किसके पास रहना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास देश का। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। कमर्शियल बैंक को जो सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व रखना पड़ता है उसे सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और खुद के पास जो रखना होता है उसे एसएलआर कहते हैं, ताकि वो अपनी कस्टमर की जरूरतें पूरी कर सके। तो यहाँ पे बता रखा है कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रख रहा है, तो इसलिए सीआरआर इसका करेक्ट आंसर है। कह रहा है 2 फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात हो रही है, आपको पता है कितने टाइप के एक्सचेंज होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मैनेज्ड। तो अब यहाँ पे कह रहा है 2 फ्रेंड्स है मीरा और सिंधु डिस्कस द एक्सचेंज रेट सिस्टम। कह रहा है अंडर द सिस्टम द एक्सचेंज रेट वर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ तक हमें लग रहा है कि जब भी मार्केट फोर्सेस की बात करते हैं कि मार्केट फोर्स डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ये जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा, तो हमारे दिमाग में आता है कि भैया ये तो क्या है, फ्लोटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, क्योंकि फिक्स तो सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है, और फ्रीली जो डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो चीज डिसाइड होती है हम उसे फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल कहते हैं। यहाँ तक तो समझ आ गया। उसके आगे की लाइन पढ़ो, अभी और भी लाइन है। However, deliberate efforts are made by the content authority to keep the exchange rate with a specific range। एक स्पेसिफिक रेंज तक उनको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि अब जो आगे एक लाइन कही है उससे हमारा पूरा कंसेप्ट बदल गया है। अगर यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं कि फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी, तब तो हमारा आंसर सीधा होता कि जो भी यहाँ पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है या फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट है वो हमारा आंसर होता, क्योंकि फिक्स में सरकार के द्वारा डिसाइड किया था, ये हम अब डिस्कस कर चुके। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोल दिया कि deliberate effort are made by competent authority to keep the exchange rate within a specific range। एक स्पेसिफिक रेंज तक उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब इसका आंसर क्या आ गया, फ्लोटिंग तो हमें समझ में आ गया कि फ्लोटिंग है, लेकिन कौन सा फ्लोटिंग है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यानी कि भैया एक स्पेसिफिक रेंज से ऊपर या नीचे होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा।
समझ आए? इस स्पेसिफिक रेंज के ना तो ऊपर जाने देना ना नीचे जाना, इसी रेंज में हमें रखना है, तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स को कहती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम बाय द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक गुड्स वही होते हैं जिसको कलेक्टिवली यूज करते हैं, सबके घर के पार्क होते हैं, रोड होते हैं, ठीक है, तो ये सब कलेक्टिवली जो भी एरियाज के लोग होते हैं सभी लोग आपस में मिलकर उसको इस्तेमाल करते हैं, किसी का कोई राइट नहीं होता लेकिन सभी को प्रोटेक्ट करना उसका अधिकार होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरी नेचर। ये भी मैंने वीडियो में बता रखा है कि एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या है, राइवलरी का मतलब क्या है, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो पब्लिक गुड्स, अब ये जो स्टेटमेंट उसने बोला है इसमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमको पता है कि सही है क्योंकि उसने बोला कलेक्टिवली कंज्यूम बाय द पब्लिक, लेकिन पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल है राइवलरी नेचर। राइवलरी का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे एक इंसान यूज करेगा, दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक क्लोथ है, एक टाइम पे एक पर्सन यूज कर रहा है तो दूसरे उसको यूज नहीं कर सकते, राइवलरी नेचर है। बात समझ आए? लेकिन पब्लिक गुड्स में ऐसा नहीं होता कि एक साथ कलेक्टिवली सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो उसने बोला कि एक्सक्लूडेबल राइवलरी नेचर, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें देखो कौन सा है जो फर्स्ट सही बोल रहा है, सेकंड को गलत बोल रहा है। तो इसका आंसर है सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। जैसे नहीं देखा हो वीडियो जाके देख लेना, मैंने बता रखा है राइवलरी क्या होता है, एक्सक्लूडेबल क्या होता है, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। यार अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन द टू मेन कैटेगरीज ऑफ अकाउंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ये भी हम बता चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर हमने बेसिकली दो कैटेगरी अकाउंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो वो दो कौन कौन से हैं? करंट अकाउंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट। तो आपको पता है हम अकाउंट को दो भागों में जब हम डिवाइड करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, आपने देखा था ना कि करंट अकाउंट में क्या क्या आते हैं, इनविजिबल आइटम्स आते हैं, और जो कैपिटल अकाउंट में किसी भी इकोनॉमी देश की जो भी एसेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो ट्रांजेक्शन इसके अंदर आती है। तो अकाउंट को दो भागों में जो कैटेगराइज कर रखा है, कौन कौन से? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। देखो फर्स्ट और थर्ड कौन सा ऑप्शन है इसका? बी, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी फंक्शन पढ़े थे, तो पर देखते कौन से इसमें फंक्शन नहीं है नहीं है, नहीं है पूछा है। टू एक्ट एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट बिल्कुल है, कहते हैं बैंकों का बैंकर है आरबीआई। एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ द गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया, गोल्ड रिजर्व इंडिया कस्टडियन भी इसी के पास रहता है, बिल्कुल सही है। एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, एडवाइजर भी है। इशू क्वाइन एंड 1 रुपए नोट, ये गलत है क्योंकि मैंने बताया था जितने भी क्वाइंस होते हैं और 1 रुपए का जो नोट होता है वो भारत सरकार के द्वारा इशू किया था, आरबीआई के द्वारा नहीं किया था। उसके ऊपर जितने भी करेंसी है वो सभी आरबीआई की मोनोपोली है, उसी वही कर सकती है। पर जितने भी क्वाइंस है 1 रुपीज के जो नोट है वो किसके द्वारा जारी किया था, किसके द्वारा इशू किया था? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये जो है वो आरबीआई का फंक्शन नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आईपीआर 1956 फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश 5 ईयर प्लान। आपको पता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब बना था? 1951 में। 5-5 सालों पे इस तरह से हम 5 ईयर प्लान को बनाते गए। तो 1956 का जो प्लान होगा वो कब होगा? फर्स्ट तो 51 से लेकर 56, दूसरा 56, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। याद रखना इसमें क्या होगा? सेकंड। वो आप वैसे भी देख सकते हो कि फर्स्ट 5 ईयर कब स्टार्ट हुआ, सेकंड 5 ईयर कब हुआ, इससे भी आपका कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू, हमने बात कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। कह रहा है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दे रही है, तो क्या इसके अंदर आएगा? तो कह रहा है साइज ऑफ लेबर फोर्स इन कंट्री, कितने साइज मतलब हमारे पास है। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, जी नहीं। ऑक्यूपेशन से कितने लोग यहाँ पे रहते हैं वो बिल्कुल नहीं बताता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, उस डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में कितने लोग एंगेज्ड है, क्या ये ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर बताता है? या नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, क्योंकि जो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है किसी भी इकोनॉमी में ये बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो देश में बने हुए हैं उसमें लोग हैं, कितने परसेंट लोग प्राइमरी सेक्टर में काम में एंगेज है, कितने लोग सेकेंडरी में, कितने में टर्टरी में। इससे क्या होता है कि देखो जब मैंने बताया था कि अगर मोस्ट ऑफ द पीपल एंगेज ना प्राइमरी सेक्टर, तो ये दिखाता है इकोनॉमी की बैकवर्डनेस। और जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है पीपल जो फर्स्ट सेक्टर से निकलकर सेकेंडरी और टेरिटरी में शिफ्ट होते रहते हैं। तो किसी भी देश की इकोनॉमी को डेवलप कहा जाता है, डेवलपिंग कहा जाता है, बैकवर्ड कहा जाता है,
वो वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो सी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट है कि डैश इज अ पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर सेल्फ कंजप्शन रिक्वायरमेंट। कि एग्रीकल्चर का वो प्रोडक्शन, वो प्रोपोर्शन जो फार्मर अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो वो मार्केट में बेच देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं, क्या मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं, क्या प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं, या कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं? तो इसका आंसर मार्केटेबल सरप्लस, कि जितना भी फार्मर प्रोड्यूस करता है अपनी कंजम्पशन के लिए अपने पास रख लेता है, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होता है वो मार्केट में उसको सेल कर देता है, उससे वो पैसा कमा लेता है। तो ये कौन सा इसका ऑप्शन है? बी, मार्केटेबल सरप्लस। ये ध्यान रखना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, कई बार वो ट्रेड सरप्लस में भी आंसर लगाते हैं, तो इसका आंसर है मार्केटेबल सरप्लस, मार्केट में बेचने वाला मार्केटेबल सरप्लस, आप याद रख लेना इस तरह से। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, चूज द करेक्ट अल्टरनेट्स गिवन बिलो। अब कह रहा है पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशन, जिसे हम कैलोरिफिक वैल्यू कहते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल इन अ डे। कि हमारे इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है वो डिफाइन किया गया मॉनेटरी वैल्यू की मिनिमम कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट्स एक इंडिविजुअल एक दिन में कंज्यूम करता है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ध्यान से देखना, कि डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। ये जो हम लोगों ने जो मॉनेटरी टर्म्स बना रखे हैं, क्या इतने सालों में कभी भी चेंज नहीं हुआ है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टाइम टू टाइम इसको रिवाइज्ड किया जाता है, इसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, प्राइस के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से इसको क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है। मान लो कि 1950 में जितनी मॉनेटरी टर्म हमने डिसाइड किया था, क्या आज भी उतना ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चीजें की रेट बढ़ी है, लोगों की जरूरतें बढ़ी है, लोगों की इनकम बढ़ी है, तो ऑफ कोर्स जो भी हमारे मॉनेटरी टर्म्स है पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए, वो भी उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ है। बट ये कह रहा है कि ओवर द टर्म्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ ओवर द ईयर। तो इसमें कौन सा हमारा, देखो फर्स्ट जो बोल रहा है वो तो बिल्कुल उसने करेक्ट बोला है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स है। देखिए इसमें कौन सा है स्टेटमेंट, इसमें तो फर्स्ट कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट ट्रू, गलत है। बोथ द स्टेटमेंट फॉल्स, ये भी नहीं है। देखिए सी, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज अ आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। आउटसोर्सिंग का मतलब हम बता चुके हैं कि जब देश में कोई भी जो कंपनी होती है वो मेन चीजों पे, कोर चीजों पे अपना कंसंट्रेशन करती है, अपना डिवोट करती है, अपना टाइम, अपना लेबर, अपना जो भी उसकी पास रिसोर्सेज होते हैं, और बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो दूसरे कंपनी को, दूसरे देश को, जहाँ पे लेबर सस्ते होते हैं या ऑलरेडी इस तरह के काम को वो कर रहे होते तो उनको वो असाइन कर देते। मैंने कहा था कि यहाँ पे इंडिया में क्या लेबर बहुत चीप है, सस्ते रेट पर मिल जाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के आउटसोर्सिंग का एक हब बन चुका है कि जितने भी कॉल सेंटर पे देखा होगा, बीपीओ देखा होगा, केपीओ देखा होगा, ये ज्यादातर कहाँ पे? इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ते हैं। आपको पता है कि 10-15 हजार की नौकरी में भी आपको आराम से बीपीओ केपीओ में लोग जॉब कर लेती है। तो इसी कारण से यहाँ पे सस्ते लेबर होने के कारण इंडिया में जो एक तरह से हब बन चुका है। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गिवन बाय इंडियन एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। क्या ना, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर is one of the prime factor responsible for the status gained by India at the international platform। कि इंडिया की जो टैलेंट है, हम सभी जानते हैं, देखो इंडिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग रहते हैं, पर यहाँ पे इंडिया में क्या उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, कदर नहीं है। लेकिन जो हमारे स्किल्ड मैन पावर के कारण जो हमारे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी स्टेटस बनी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम देखेंगे नासा के अंदर जो काम करे, कहीं ना कहीं वो इंडियन ओरिजिन के ही मिलेंगे आपको, बट यहाँ पे उनके काम की जो तारीफ नहीं होती, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो इंडिया छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस जाते थे। ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, इसका आंसर है ए, कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट कह रहा है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960, रिवॉल्यूशन से पहले इंडिया वाज प्राइमरी डिपेंड ऑन द डैश फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन। यानी कि 1960 से पहले हमारे देश में, आपको पता है, इतना फूड ग्रेन हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे कि अपनी जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। तो कह रहा है कि 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग प्राइमरी किस पे डिपेंडेंट थे अपने फूड ग्रेन के लिए? यूएसए पे, यूके, ब्रिटेन पे, मेक्सिको पे, या यूएसएसआर पे? तो इसका आंसर है यूएस पे। इसीलिए हमारे देश की सरकार ने डिसाइड किया कि हम बेसिकली
खाने के मामले में सबसे पहले इंडिपेंडेंट होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया और हमने इसको पूरी तरह से अचीव भी कर लिया। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट, कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा है, ध्यान से देखो। कह रहा है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब कॉलम सेकंड दे रखा है कि एक्सेस ऑफ गुड्स ओवर द इंपोर्ट, ट्रेड सरप्लस इज एलिमेंट ऑफ विजिबल आइटम, सामने सामने दे रखा है उसको भी देखना है। करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या, रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव इन अ बीओपी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, इसमें से जो कौन सा जो मैचिंग है, सेट है, वो आपको बताना है कि करेक्ट है इसके अंदर 17 के अंदर। तो इसमें जो है डी फोर्थ यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट होती है, इसका आंसर है डी के साथ जो फोर्थ है। बाकी जो फर्स्ट है उसका सेकंड, ये सब किसी का कोई सेट नहीं बन रहा, इसके साथ कोई मतलब नहीं बन रहा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसे नेबार्ड कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सेटअप इन 1982 एज द डैश बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। तो हमें पता है कि जितने भी रूरल डेवलपमेंट के जितने भी बैंकिंग है, उन सबका जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सबसे ऊपर जो है वो कौन है, नेबार्ड है। नेबार्ड का काम यह है कि जो जितने भी बैंक हमने रूरल एरिया में सेटअप किए हैं डेवलपमेंट के लिए, उनको एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, उन सबके ऊपर जो भी रूल्स बनाना, उनको चेक करना किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो नेबार्ड बेसिकली क्या है कि वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो यही पूछ रहा है, कॉर्पोरेट बॉडी है, एपेक्स है, माइक्रो क्रेडिट है, ये प्राइवेट क्रेडिट, इसका आंसर है एपेक्स, सबसे शीर्ष पे, सबसे ऊंचा। कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू वैक्सीन द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अभी आपको पता ही है, हम सबको जो भी 18 साल से ऊपर है सभी को अभी वैक्सीन लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है। तो कह रहा है इंडिया ने डिसाइड किया कि एडल्ट को वैक्सीनेट किया जाएगा विथ कोवैक्सीन या कोविशील्ड, जो भी आपके स्टेट के अंदर अवेलेबल होता है, विदाउट एनी चार्ज, बिना आपसे कोई पैसे लिए। दिस वुड बी कैटेगराइज एज, इसको हम कौन से कैटेगरी में रखेंगे, क्या रेवेन्यू नेचर का इनकम कहेंगे, सरकार की इनकम है, आप बताओ, कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर कहेंगे, रेवेन्यू नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर कहेंगे, कैपिटल नेचर ऑफ इनकम कहेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि भैया ये इनकम है, एक्सपेंडिचर, सरकार का पैसा खर्च हो रहा है इस पे, क्या तो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, तो इनकम तो सरकार की हुई नहीं। तो इनकम में हमारा रेवेन्यू नेचर ऑफ इनकम और कैपिटल नेचर ऑफ इनकम, ये दोनों तो खत्म हो गए। अब हमें देखना है कैपिटल और रेवेन्यू। देखो जब कैपिटल और रेवेन्यू हमने समझा था तो क्या होता था, जब कैपिटल रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है, या तो हमारे एसेट्स बनती है या हमारी लाइबिलिटी घटती है। अब सरकार जब कोविशील्ड या कोवैक्सीन आप लोगों को लगा रही है, हम लोगों को लगा रही है, सरकार की ना तो कोई एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रही है, ना सरकार की कोई लाइबिलिटी घट रही है, तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा होता है, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। कह रहे डैश इज नॉट अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, इसमें से कौन सा रीजन नहीं है गरीबी का, पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये तो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे पॉइंट में हम जब पढ़ते हैं सबसे पहले हम इसी को लेते हैं। दूसरा राइज इन पर कैपिटल ऑफ जीडीपी, जीडीपी बढ़ने से क्या गरीबी हो सकती है, नहीं हो सकती, ये नहीं लग रहा। लो कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसका आंसर जो है सही है वो बी, कि राइज इन पर कैपिटल इन जीडीपी, जीडीपी बढ़ने से भैया गरीबी नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है हिपोथेटिकल इकोनॉमी मिस्टर नीरज हैज डिपॉजिट 100 रुपीज इन अ बैंक, हमने हिपोथेटिकल मतलब एक इमेजिनरी मान लिया कि नीरज ने 100 रुपए बैंक में जाकर डिपॉजिट कराए। इफ इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो अदर करेंसी सर्कुलेशन द इकोनॉमी, को भैया कोई दूसरा सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर है ही नहीं, देन द टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी विल बी, तब मनी सप्लाई इकोनॉमी कितनी होगी, 100 रुपए जमा करवाए, कोई दूसरा करेंसी सर्कुलेशन इकोनॉमी में है ही नहीं, तो टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी होगी, 0 रुपये होगी, 100 रुपए होंगे, पता नहीं कितना होगा, ये 120 रुपए होगा, तो इसका आंसर है 100 रुपए ही होगा। नेक्स्ट कह रहा है सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज विटनेस्ड अ कंसीडरेबल फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया, यानी कि जो भी 1 साल से बच्चे पैदा होते हैं, पहले हमारे बहुत ज्यादा था, लेकिन अब एजुकेशन सेक्टर डेवलपमेंट हुई है, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हुई है, लोग अपने हेल्थ को लेकर अवेयर हुए, गाँव के अंदर मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव हुई है। तो कह रहा है कि हमारे जो कम हुए, लिखा ना फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी रीजन, इसमें से कौन सा वो रीजन नहीं है जिसके कारण ये हमारा डिक्रीज हुआ है। तो देखते हैं इंप्रूव हेल्थ और फैसिलिटी, इसके तो कारण ही हुआ क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव है, तभी तो ये जो डेथ है, ये जो डेथ रेट है वो कम हुआ है। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ द ओवर द ईयर, एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अवेयरनेस आती है इससे। फॉल इन स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल ऑफ द नेशन ऑफ द ईयर, फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन नेशन ओवर द ईयर, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है पॉपुलेशन का वो ओवर द ईयर है। टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ओवर द ईयर, इसका आंसर है जो रीजन नहीं है ये रहा, फॉल इन स्टैंडर्ड। अगर फॉल स्टैंडर्ड गिरता है तो भैया चीजें
खराब होती है, अच्छी नहीं होती। यहाँ पे अच्छी हुई है चीजें पहले की तुलना में। जो 1 साल से कंप्लीट होते होते जो बच्चे मर जाते थे ज्यादातर, अब उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। तो अगर हमारा लिविंग स्टैंडर्ड गिरता तो ये नहीं होता, तो हमारा और बढ़ता। तो ये चीज का आंसर नहीं है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट बताना है इसमें कि सब्सिडीज डू नॉट एड एनी बर्डन ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेचर। ये बिल्कुल गलत है। अगर सरकार किसी पे सब्सिडीज देती है तो सरकार को पैसा देना पड़ता है। जैसे आपको सिलेंडर पे सब्सिडी दे रही है, किसी भी चीज पे सब्सिडी दे रही है, तो सरकार के ऊपर एक बर्डन होता है। तो कह रहा है ये नहीं होता बर्डन। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज में वायलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए, आपको एक चीज मैंने जब बताया होगा, अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा, तो एक बताया था इक्वल, एक होता है इक्विटेबल। इसमें बहुत डिफरेंस है। इक्वल का मतलब क्या होता है? सबको बराबर बांट दो। ये मत देखो कौन मुकेश अंबानी है, कौन रोड पे रह रहा है, किसके पास घर नहीं है, किसके पास काम नहीं है। ये मत देखो, सबको बराबर का बांट दो। अरे इक्वल कर देंगे तो देश में कंपटीशन खत्म हो जाएगा, देश में प्रोग्रेस खत्म हो जाएगा। मान लो अभी सभी बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई करो, आप ही ज्यादा मेहनत करो। क्यों कर रही हो? कि मैं अच्छा पढ़ूंगा, मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा होगा, मैं अपनी फैमिली के लिए अच्छा कर पाऊंगा। यही मोटिव है ना पढ़ने का, ज्यादा पैसे कमाने के, लाइफ में सक्सेस होने के लिए। जिस दिन सरकार डिक्लेयर कर देगी भैया कोई भी कुछ भी कर लो, कोई जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, सभी का सैलरी पैकेज सेम होगा, चाहे उसने पेन भी पकड़ना ना आता हो, चाहे आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया हो, तो कौन मोटिवेट होगा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए? कौन 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने के लिए, अपनी लाइफ की जितने भी लेजर्स हैं, अपनी जो कंफर्ट है उसको छोड़ के पढ़ने के लिए? तो ये क्या होगा, देश में एक तरह से डेवलपमेंट काम रुक जाएगा। तो इक्वल तो कभी भी चीजें नहीं होना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब होता है जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी दो। बात समझ में है कि नहीं है? तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमने सब्सिडी को रिमूव कर दिया, कंप्लीटली खत्म कर दिया, तो इससे क्या होगा, मे वायलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है जिसको जितनी जरूरत है उसको दे दो। बात समझ है? तो ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है कि हमें सब्सिडीज इसीलिए दी जाती है जिसको जरूरत है उसको प्रोवाइड किया जाए। जो गरीब लोग है, जो बैकवर्ड है, जो कहीं ना कहीं विकास में पीछे रह गए, उनको इस सब्सिडीज दी जाती है ताकि वो अपनी जो जरूरत है उसको पूरी कर सके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो तो गलत है कि सब्सिडी बर्डन नहीं है तो सरकार के ऊपर, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही कह रहा था। अब देखते हैं इसमें कौन सा इसका ऑप्शन है 23rd का। तो इसमें है कि स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है प्राइड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया की आजादी से पहले द स्टेंजेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली कॉज्ड बाय। हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की जो एग्रीकल्चर सेक्टर था पूरी तरह से स्टेंजेंट मतलब तो ठहर जाना, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी तरह कोई डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, मॉडर्नाइजेशन नहीं था। तो इसके पीछे रीजन क्या थे? पहला कि हमने इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट क्या होता तो बढ़ता, इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर फैसिलिटी तो भी हमारा बढ़ती, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर तो भी तुम्हारा बढ़ता, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर क्या 24th का डी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था जिसके कारण हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा बैकवर्ड रह गया। तो हमारा जो सेक्शन ए है 24 के 24 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम सेक्शन बी की तरफ जाते हैं। मैंने 24 के 24 क्वेश्चन बताया, बट इसमें से कोई भी 4 आप छोड़ सकते थे, आपको सिर्फ 20 ही करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें भी आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे, सेम आपको 20 ही करने हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें सारे क्वेश्चन करा के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आ गया एसर्शन और रीजन। मैंने आपको बताया था कि एसर्शन और रीजन क्या करना होता है। सिंपल, पहले दोनों स्टेटमेंट को रीड करेंगे, फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एक्विजिशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनी बाय अ फॉरेन कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी है उसने एक्वायर कर लिया, किसने? फॉरेन कंपनी ने। विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसको क्रेडिट साइड, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। चलिए, हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब हम देखते दूसरा स्टेटमेंट क्या है। इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और जिसके कारण आउटफ्लो होगा, यानी कि पैसा फॉरेन एक्सचेंज हमारा चला जाएगा डोमेस्टिक इकोनॉमी से। तो ये समझ में आया पहला जो कह रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट कह रहा है, जो एसर्शन जो है हमारा, वो तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी फॉरेन डोमेस्टिक कंपनी को अक्वायर करेगा फॉरेन कंपनी, तो हम कहाँ पे दिखाएंगे? क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाएंगे। लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि भैया इससे हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, पैसा चला जाएगा। पैसा कैसे चला जाएगा? अगर हम कोई कंपनी बेच रही है तो पैसा आएगा कि जाएगा? आप इसको सही समझो ना। तो दूसरा कह रहा है कि इट लीड्स टू आउटफ्लो। आउटफ्लो यानी कि पैसा चला जाएगा, फॉरेन करेंसी हमारे पास से चले जाएगी डोमेस्टिक इकोनॉमी से। तो ये जो रीजन है वो बिल्कुल इसका गलत है। तो इसका आप देखते हैं हम कि कौन सा इसका सही है। कि ये फर्स्ट कह रहा है एसर्शन, रीजन दोनों ही सही है, बिल्कुल गलत। ये तो बिल्कुल नहीं, रीजन गलत है। कह रहा है बोथ एसर्शन रीजन सही है, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये भी नहीं है। एसर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यही सही है कि एसर्शन जो है वो सही है, लेकिन जो रीजन दे रखा है वो बिल्कुल ही गलत है।
कह रहे कि सपोज करो इन एन इकोनॉमी इनिशियल डिपॉजिट 400 करोड़ था, लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट 4000 करोड़, 400 करोड़ का इनिशियल डिपॉजिट था, जिसके कारण कितना क्रिएट हो गया पैमानी 4000 करोड़। अंडर द गिवन सिचुएशन वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स वुड बी, तो कह रहा है अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स वुड बी, तो कितना रिजर्व रिक्वायरमेंट्स इसमें होगा, 400 से 4000 करोड़ हमारा बना है। 26 का जो आंसर है आप देख लेना कि पहले कितना था, 400 अपॉन में 4000 करके कितना आएगा 0.1। नेक्स्ट कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन का है कि मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाए लैंड रिफॉर्म्स के तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट यानी कि इंडिया के जो खाने पीने की जो डिपेंडेंसी थी वो खत्म हो गई, इंडिया इसमें क्या हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी। अब इसमें रीजन दे रखा है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, कि हम लोगों ने जैसा सोचा था कि एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंट है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो हमारा इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो ये जो है कौन सा इसमें सही बोल रहा है, तो इसमें जो है स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है। पहला जो बोल रहा है कि जो 27 का जो फर्स्ट है ध्यान से देखना कि कह रहा है बोथ द assertion और रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो रीजन तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बोथ assertion और रीजन आर ट्रू दोनों ही सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है कि बोथ assertion और रीजन दोनों ही करेक्ट है बट जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक से नहीं, ठीक एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, गलत है, वो हमको बताना है। ध्यान से देखना, कह रहा है डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लिवलीहुड रूरल पॉपुलेशन। देखो डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का मतलब है कि हमें मल्टी क्रॉपिंग, अलग अलग पैटर्न्स, डाइवर्सिफिकेशन हॉर्टिकल्चर, इन सब चीजों पे हमें जाना चाहिए जिससे कि सस्टेनेबल लिवलीहुड यानी कि लोगों का जो पूरा टाइम तक वो चलता रहे, तो ठीक है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, बिल्कुल सही है। शिफ्ट ऑफ वर्कर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलिड जो एक्टिविटीज है नॉन फार्मिंग एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर रेवेन्यू, कह रहा है ना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क फॉर द पॉपुलेशन, ये लोगों के लिए रिस्क हो जाएगा अगर हम कहीं और जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं फिर पता चलेगा। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन रूरल एरिया टू कंसिडरेबल लेवल, अगर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा तो जो गांव के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है कि लोग खेती के कारण कुछ टाइम को काम मिलता है, बाकी टाइम वो जो अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब तक फार्मिंग का सीजन होगा फार्मिंग करेंगे, वरना वो दूसरे काम के भी कर सकते हैं, डेयरी हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो दूसरे डाइवर्सिफिकेशन है वो काम भी वो कर सकते हैं। तो इसमें से जो आप ध्यान से देखो जो सी है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट न्यू एग्रीकल्चर रेवेन्यू यानी कि नॉन फार्म एक्टिविटी लोगों के लिए रिस्क हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि लोगों को करना चाहिए ताकि वो लोग पूरे टाइम उनको काम मिलता रहे और उनकी जो लाइफ है वो और ज्यादा बेटर इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट है 29 एसर्शन और रीजन का, कह रहा है इसमें कि ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज अ मींस टू एंड, यानी कि ह्यूमन कैपिटल क्या बताता है, ह्यूमन बीइंग जो है भैया उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, सही है, मैंने कहा ना उसमें एजुकेशन की होता है, उसमें हेल्थ सेक्टर होता है, जिसके कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है लोगों की इंक्रीज होती है। दूसरा कह रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और हेल्थ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज इन्वेस्टमेंट एजुकेशन और हेल्थ से उनकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो कह रहा है कि जो ए है फर्स्ट असर्शन हमारा ट्रू है, लेकिन जो रीजन दे रखा है वो बिल्कुल गलत है, तो सी जो ऑप्शन है 29 का वो बिल्कुल सही है। तो आपको पढ़ने से वैसे भी समझ में आ जाता है कि जो भी लाइन कह ही रही है उसके हिसाब से हमको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कि फ्रॉम द सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, आप देखो कॉलम फर्स्ट में नेम ऑफ द स्कीम है और कॉलम सेकंड में ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है। सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, उसमें करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट बताने के भैया ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या यही सब चीजें डाली गई थी या नहीं डाली गई थी। तो हमें देखना है, सबसे पहला ध्यान से देखना कि क्या है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जैसे मनरेगा कहते हैं, देखो मनरेगा के अंदर क्या था कि जो भी अनएम्प्लॉयड है गांव के अंदर वो क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर कराएंगे जिनके पास काम नहीं है, और रजिस्टर करवाने के बाद सरकार क्या करती है 100 डेज जॉब की गारंटी देती है, और सरकार अगर ऐसा नहीं प्रोवाइड कर पाती तो उसको क्या मिलता है, अनएम्प्लॉयड अलाउंस मिलता है। बट ये क्या कह रहा है ध्यान से देखना कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में क्या है
डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशन, ये तो इसका बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है पोषण अभियान, मिड डे मील प्रोग्राम, गारंटी वेजेस एम्प्लॉयमेंट रूरल अनस्किल्ड, ये भी नहीं है। पोषण अभियान के अंदर मिड डे में आपने देखा बच्चों को मिड डे का जो खाना है वो मिलता है ताकि बच्चे स्कूल आ सके, उनको जो भी हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए गए, तो ये इसका बिल्कुल भी मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सी दे सेकंड नेशनल स्टॉक असिस्टेंस प्रोग्राम की हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप स्पेशली जो एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशन, तो ये इसका बिल्कुल सही है कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो था वो यही था, स्पेसिफिक ग्रुप जो एल्डर लोग हैं उनको पेंशन की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, इंप्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशन, ये आवास योजना की बात करिए, फूड और न्यूट्रिशन की बात करिए, तो बिल्कुल नहीं, सी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हमारे नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे आपके आगे दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मैं दिखाई थी ताकि आप लोग को दिख जाए कि फॉर द ईयर 1973 से लेकर उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग प्रेजेंट उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सब आपको दे रखा है कि 1973 से लेकर अब तक जो है 2011-12 तक जो पॉवर्टी है वो आपको दिखाने की कोशिश की, जैसे कि आंध्र प्रदेश में पहले ध्यान से देखो 49, अब घट के 9 हो गया, बिहार के अंदर 62, अब 34 हो गया, तो आपको ये दिख रहा होगा। तो कह रहा है फिगर गिवन बोलो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन सम स्टेट, की जो पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन से जो बिलो थे उनकी परसेंटेज हमें दे रखी है कि पहले इतने परसेंट थे अब इतने परसेंट रह गए, पहले इतने परसेंट थे अब इतने परसेंट रह गए। तो 1973 से लेकर 2012 के बीच में पॉवर्टी लाइन को हमें दे रखा है। पॉवर्टी मतलब ना बिलो पॉवर्टी लाइन, स्पेसिफिक एक हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, इससे ज्यादा जो न्यूट्रिशन टेक ओवर करते कंज्यूम करते वो उसके ऊपर आगे, उससे कम करते तो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाते। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का दिखा रखा है इतने सालों में कैसे कैसे डिक्रीज हुई है। तो इसमें बता रखा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन बार डायग्राम आइडेंटिफाई द स्टेट विच आर एबल टू रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल एज कंपेयर टू द अदर स्टेट, किसमें सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी वह कम हुई है। तो आपको देखना है सबसे ज्यादा पॉवर्टी किसमें कम हुई है, ये आप लोग खुद भी डिफरेंस देख सकते हो, पहले 49 था अब 9 होगा, कितना परसेंट का डिफरेंस हुआ है, पहले 62 था अब 34 हुआ, कितने परसेंट का डिफरेंस हुआ है। इस तरह से डिफरेंसेस को कैलकुलेट करके सबमें सबसे ज्यादा जो डिफरेंस होगा, सबसे ज्यादा पॉवर्टी लाइन यानी पॉवर्टी जो वहां पे कम हुई है, उसके हिसाब से क्या करना है आपको अरेंज करना है। तो देखो इसमें कौन सा बनता है 31 का, राजस्थान पहले 46 था। तो देखो एक बार आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे किसकी बात वो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले आंध्र प्रदेश दिख रहा है आपको, आंध्र प्रदेश में पहले 49% था अब 9% हो गया, सबसे ज्यादा जो 40% की डिक्रीज इसी में आई है। उसके बाद देखो राजस्थान के अंदर पहले 46 था अब क्या हो गया, तो ये जो आपका डी आंसर है 31 का, कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, 31 का ये इसका करेक्ट आंसर है डी। आप खुद से भी देख सकते हो इसको, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगी, सेक्टर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, ये सबको सेलेक्ट करना है कि इंडिकेटर्स डेवलपमेंट है कि एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में कितनी डेवलपमेंट आई है। 51, 81, 1991, 2001 और 16-17 के सारे डेटा दे रखे हैं कि रियल पर कैपिटा इनकम पहले कितनी थी, 16-17 में कितनी है, ठीक है, क्रूज डेथ रेट कितना था, पॉपुलेशन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, ये सारे आपको दे रखा है। उसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसका आपको जवाब देना है। तो हमारा 31 का जो आंसर है ध्यान से 32 सर, ये 32 क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि जो रियल पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड बाय बिटवीन 1951 से 16-17 के बीच में, देखो 1951 में कितना था 7,651 रियल पर कैपिटल इनकम, 16-17 में कितना हो गया 77,659। पूछ रहा है कितना इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज निकालने के लिए डिक्रीज निकालने के लिए क्या करें, दोनों का डिफरेंस यानी कि 77,659 में से हम क्या करेंगे, जो 51 का कितना था वो माइनस कर देंगे कि पहले इतना था अब इतना हो गया, तो भैया कितना इंक्रीज हुआ है, दोनों का डिफरेंस इतना इंक्रीज हुआ है, उसको जो भी इंक्रीज आता है उसको ऊपर रख देंगे, और जो हमेशा प्रीवियस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर में 51 हुआ उसको नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो इससे क्या होगा आपकी परसेंटेज निकल जाएगी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। अगर ये डिक्रीज होता तो भी ऐसे निकालना होता, दोनों का डिफरेंस
उसको ऊपर रखते जो बेस ईयर होता है, बेस मतलब पीछे का साल जो होता है, 1951 से कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तो 51 हमारा बेस हुआ, तो 51 को नीचे रखेंगे, ईयर में जो होगा इनटू 100 करेंगे, इससे आपका निकल जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 915 जो है, ये सही आंसर इसका है। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन और रीजन का। द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज फुली सर्व बाय एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इसमें बता रखा है कि जो गोल ऑफ इक्विटल डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिसाइड किया था ना, गोल था कि भाई जिसको जितनी जरूरत है लैंड उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वाज फुल्ली सर्व्ड, पूरी तरह से हमने अचीव कर लिया बाय एबोल्यूशन ऑफ, खत्म करके इंटरमीडिएट्स को। ये बिल्कुल भी नहीं था, कोशिश जरूर की गई थी, पर पूरी तरह से इसमें अचीवमेंट नहीं किया गया था। दूसरा कह रहा है जो बिग बिग बड़े बड़े जो लैंड लॉट्स थे, चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन, डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड सब्सिक्वेंटली एस्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। इसमें सरकार ने डिसाइड किया था कि एक इंदिरा गांधी के टाइम पे कि जितने भी पर्टिकुलर एक एरिया होगा कि यानी कि इससे ज्यादा जो किसी के पास लैंड नहीं होना चाहिए, सरकार उसे लैंड वापस कर रही थी, और जिनके पास लैंडलेस लेबर थे, उन जो भी फार्मर्स थे, उनको वो दे रही थी। इसमें जो बड़े बड़े मनी लैंड लॉट्स थे, उन्होंने इसको एक तरह से चैलेंज किया, उसको डिले करवाया जानबूझ के, और बहुत सारे लोग जानबूझकर अपने मदर के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे, क्योंकि वुमेन्स के छीने नहीं जाते थे, तो इस तरह से वो क्या करते थे, एस्केप यानी कि बच भी गए थे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ऐसा हुआ था। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जो एसर्शन है वो तो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे कोशिश तो की थी, पर पूरी तरह से इंटरमीडिएट को हटाने से हम सक्सेस नहीं हो गए थे। इसका आंसर है एसर्शन फॉल्स है, बट रीजन जो है वो ट्रू है, 33 का डी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेट्स गिवन बिलो। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है द इमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप पता है कि आपस में लोग क्या होते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, अपने थोड़ी थोड़ी सेविंग जमा करते हैं, जिसको जरूरत होती है उसको वो दे देते हैं, बहुत ही लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो कह रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इंश्योर रिडक्शन ऑफ फिसर ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर। जो फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर की जो कमियां थी, जो गैप थे, उसने उसको क्या करा, कम करा। ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब हम देखेंगे ट्रू या फॉल्स। दूसरा, द बोरिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस बाय इट्स मेंबर। कह रहा है कि मेनली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो प्रोडक्टिव चीजों के लिए लोन नहीं लेते थे, वो किस लिए बोरो करते थे, कंजम्पशन पर्पस के, अपने घर में शादी है, खाने पीने, इन सब चीजों के लिए। जब इन सब चीजों के लोगे तो भैया डेवलपमेंट होगी नहीं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ए, कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। कि द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लाइड डिटरमाइंड बाय द रिजर्व रेशियो प्रिवेलिंग इन द मॉनेटरी सिस्टम। जो मनी मल्टीप्लाइड की जो वैल्यू है वो जो है मॉनेटरी सिस्टम में जो रिजर्व रेशियो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। दूसरा कह रहा था प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशियो। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है उसमें जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो तो करेक्ट बोल, लेकिन जो स्टेटमेंट टू है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। इसलिए इसका जो आंसर हुआ वो, जिन बच्चों ने सिर्फ नहीं देखा वैल्यू मल्टीप्लायर, बैंकिंग, मनी, ये सब आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि इसमें क्या मतलब बोल रहा है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, इसमें बहुत कुछ पूछ लिया गया है, तो इसको हमें जरूर देखना है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि पहले क्या हुआ, फिर कौन सी इवेंट हुई, फिर कौन सी इवेंट हुई। तो जब मैंने आप लोगों को एमसीक्यू देते चैप्टर का, तो मैंने सारी चीजें आपको पूछा था, तो आप लोग देख रहे थे ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड। ग्रेट ऑफ डिवाइड किसको कहा गया था, 1921 को, क्योंकि इसके बाद पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही चली गई थी। जो टिस्को है वो कब स्टेब्लिश हुआ था, 1907 में, यानी 1907 में। तो पहले ग्रेट ईयर डिवाइड हुआ, या ये तो समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे कब हुआ था, 1850 में। और ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल, स्वेज कनाल 1869 में। सबसे पहली कौन सी घटना हुई, रेलवे, यानी कि पहले क्या होना चाहिए, थर्ड। ओके, तो देखो थर्ड कौन सा, ठीक है। उसके बाद स्वेज कनाल 1869, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, स्वेज कनाल। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, टिस्को को स्टैब्लिश किया होगा सबसे एंड में, ग्रेट ईयर ऑफ डिवाइड। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। तो देखो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ, यस, डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखा एक साथ आपसे इसने कितनी सारी चीजें पूछ ली, यानी कि चारों चीजों जब आपको इवेंट याद होगा तो ही आप इसको अच्छे से आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें एसेर्शन और रीजन बताना है कि ट्रेड इनविजिबल आइटम्स बिटवीन टू नेशन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम, देखो इनविजिबल आइटम कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा,
तो ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, अभी लिख के रखो फटाफट फिर देखेंगे। दूसरा कह रहा है ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंपनी इन रिलेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नोन एज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो कैपिटल अकाउंट मैंने बताया था बेसिकली क्या करते हैं हम, जो भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज होती है हम उसी को दिखाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि दोनों चीजें कि ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम बिटवीन टू नेशन इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इनविजिबल आइटम जो होता है वो करंट अकाउंट का पार्ट होता है, कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। तो फर्स्ट तो गलत है। दूसरा उसने बोला था कि जो एसेट्स लायबिलिटी को जो अफेक्ट करता है वो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। तो रीजन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा हुआ कि एसेर्शन फॉल्स है, लेकिन रीजन जो है वो बिल्कुल सही है, डी 37 का आंसर हुआ डी। ये आपको देखना है कि करंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ जो होता है क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, विजिबल आइटम्स क्या होते हैं, इनविजिबल। तो इसके आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट कह रहा है कि जो डिमांड डिपॉजिट्स है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होती है। डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग। इसमें डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आता है। जो डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट आता है और करंट अकाउंट का डिपॉजिट आता है। यानी कि हमारा जो इसमें कौन सा ऑप्शन आप देखो, दो चीजें फर्स्ट एंड थर्ड। तो ढूंढो फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे है इसका करेक्ट आंसर। सी जो है फर्स्ट एंड थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग assertion और रीजन सिंस द डिफॉल्ट रेट ऑफ फार्म लोन्स हैव बिकम क्रोनोलॉजिकल हाई ड्यू टू मल्टीपल रीजन। कह रहा है डिफॉल्ट रेट ऑफ फार्म लोन, जो फार्म यानी कि जो किसान लोन लेते हैं, क्रोनोलॉजिकल बहुत तेजी से लगातार बढ़ रहा है। मल्टीपल रीजन, द रूरल बैंक आर फेसिंग लॉट ऑफ कैश क्रंचेस, जिसके कारण जो वाले को किसान लोन लेते हैं मगर वो टाइम पे वापस नहीं कर पाते, कोई भी रीजन हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, बैंक के पास पैसा ही वापस नहीं आता, तो कैश क्रंचेस यानी कि कैश की तो दिक्कत होगी। दूसरा कह रहा है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी लॉट ऑफ फार्म प्रोड्यूस वेस्टेड, कि प्रॉपर सरकार किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण बहुत सारा जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट तो ठीक लग रही है, तो स्टेटमेंट दोनों ही सही लग रही है, लेकिन इसमें से कोई इसका रीजन एक्सप्लेनेशन बनता है, आप बताओ जल्दी से। 39 का बी है कि assertion a reason are true, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंडिपेंडेंट देखिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। वो क्या कह रहा है कि भैया लोन लेते लोग पैसा नहीं देते, जिससे कैश क्रंचेस हो रही है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो किसान लोग हैं बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं बट स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, तो इसलिए फार्म का प्रोडक्शन बेकार हो जाता है। स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, लेकिन जो assertion के अंदर जो बोला गया है कि ये लोन लेते हैं पैसे नहीं देते, इससे कैश क्रंचेस हो गया, तो जिसके कारण ये होता है, तो बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंडिपेंडेंटली अपने आप में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion नहीं है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर ये देखना अगर रीजन भी उसके assertion को एक्सप्लेन कर रहा हो तो वो उसका एक्सप्लेनेशन होता है। नेक्स्ट कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन कि सिंस इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैनी फार्मर सेक्टर अक्रॉस इंडिया हैज इंप्रूव। इंडिपेंडेंस से लेकर जो किसान है उनकी इकोनॉमिक स्टेटस काफी इंप्रूव हुई है, एज दे हैव अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। कि उन्होंने हॉर्टिकल्चर फल सब्जियां वो उगाने लगे। पहले वो केवल क्या करते थे, जो खाद्यान्न होती थी, खाद्यान्न मतलब कि जो इतने भी खाने पीने की चावल गेहूं इस तरह की खेती करते थे, लेकिन अब वो हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स वेजिटेबल ये सब भी क्या कर रहे उगाने लगे हैं, जिससे एक सेकेंडरी इनकम जनरेट हुआ, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई है। सही लग रहा है स्टेटमेंट। अब दूसरा देखते हैं कि वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन हैव गिवन इंडिया एन एडेड एडवांटेज टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप। कि इंडिया के अंदर ऐसा क्यों हो पाए, क्योंकि इंडिया का जो वेरिंग है मतलब कि अलग अलग तरह की जो क्लाइमेट है, सॉइल कंडीशन है, जिसके कारण इंडिया को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है कि वो डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप को प्रोड्यूस कर सके। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और पहला जो बोला assertion उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि भैया इंप्रूव हुई है, और क्यों इंप्रूव हुई है, क्योंकि हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसका जो आंसर है वो ए, कि बोथ assertion और रीजन करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion भी है। नेक्स्ट कह रहा है assertion और रीजन कि डिमांड डिपॉजिट आर कंसीडर एज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इवन द हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा है कि जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो क्या होता है, कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट है। अपने अगर हम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन भी करना है तो उसको पेमेंट करने का वो आसान तरीका है। दूसरा कह रहा है डिमांड डिपॉजिट आर नॉन विड्रॉवल इन नेचर। जो डिमांड डिपॉजिट है नॉन विड्रॉवल, हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, एंड कैन नॉट बी विड्रॉ अगेंस्ट इशू ऑफ चेक, चेक के अगेंस्ट हम उसको इशू नहीं कर सकते, एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट अभी हमने देखा कि उसमें क्या क्या आता था। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है
वो बिल्कुल गलत कह रहा है, तो सी इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको चीज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव 42 का। यहाँ पे दे रखा लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन कम होगी तो सीधी सी बात है क्या कम होगा, इनकम कम होगा, और अगर इनकम कम होगा तो सेविंग कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दो आपको खाली दे रखा है ए और बी, उसमें लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका आएगा 42 का ए। नेक्स्ट हमारे कि मिस्टर रमनप्रीत हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर, शी इंटेंड टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट टूवर्ड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफ हर वर्कर्स बिफोर पुटिंग देम टू वर्क। उन्हें काम देने से पहले उनको क्या कर रहा है, ट्रेन किया जा रहा है। देखा ना, ह्यूज अमाउंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हैं। इट एग्जिबिट्स द राइट टू स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक स्टेप उन्होंने उठाया है, सही तरीका भी है। स्पॉट करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाय मिस्टर रमनप्रीत। इसमें से कौन सा डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बनाने में। एडिड स्किल एंड एक्सपर्टाइज बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें वो इंक्रीज हो रहा है। जब उसको ऑफ जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उनकी स्किल एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एंश्योर जेंडर इक्वालिटी, इंक्रीज आउटपुट। तो जेंडर इक्वालिटी इसके अंदर कोई मतलब नहीं बनता डायरेक्टली हम बात करें तो। नेक्स्ट कह रहे सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ नेशन एग्जिट सरप्लस, कितना है 20,000 करोड़ आपका सरप्लस है। ध्यान रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड। द इम्पोर्ट ऑफ मर्चेंटाइज ऑफ द नेशन इज हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंटाइज। अब आ आपका जो इम्पोर्ट ऑफ द नेशन हाफ है किससे, एक्सपोर्ट से। इम्पोर्ट मंगाना, एक्सपोर्ट भेजना। ध्यान से देखना, हमने मंगाया, उसका जितना मंगाया वो हाफ है जितना हमने भेजा है, और हमारा प्लस में आ रहा है। सीधी सी बात, हमारा प्लस में आ रहा है, तो हमने क्या करा, एक्सपोर्ट ज्यादा करा, इंपोर्ट कम करा, और कितना सरप्लस हमारा 20,000 का। बात समझ आए, तो उसका हाफ है, यानी कि 40,000 का हमने क्या किया होगा, एक्सपोर्ट क्या होगा, 20,000 का हमारा इंपोर्ट हुआ, क्योंकि हाफ क्या रहा ना 40 और 20, तो ही तो हमारा 20,000 का सरप्लस आया बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो हमारा पूछ रहा है इसमें एक्सपोर्ट कितना होगा, इसका बी आंसर है 40,000। नेक्स्ट कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड trickle down approach to aviation poverty to benefit has last man at the bottom of the pyramid। किसने बता रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिकल डाउन अप्रोच लिया था ताकि गरीबी को दूर किया जा सके, ठीक है, उसको जाके जो बॉटम में यानी कि नीचे से नीचे जो पिरामिड में उसको भी इसका एडवांटेज हो सके। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एम्पेरिकल डेटा ओवर द ईयर हैज शोड द ट्रिकल डाउन थ्योरी डिड नॉट यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट इन इंडिया। यानी कि जिस तरह से हमें एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट मिलेगा, बट उस तरफ से हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल वो 45 जो करेक्ट है, कि बोथ द स्टेटमेंट्स में सही है कि हमने अडॉप्ट तो किया था, पर जो डिजायरेबल हम चाहते थे वो चीज हमें वहां पे नहीं मिल पाई थी। ठीक है, 46 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसर्शन रीजन चूज द करेक्ट आंसर। इसका फटाफट से हम देख लेते क्या है। इफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ द करंट अकाउंट इक्वल टू ईच अदर, दोनों अगर इक्वल है तो इस सिचुएशन को हम सरप्लस कहेंगे, बिल्कुल नहीं, उसे तो बैलेंस बोलेंगे, तो स्टेटमेंट गलत है। A surplus current account means the nation is lended to the other country। अगर हमारा सरप्लस अकाउंट सरप्लस है तो इसका मतलब है कि जो नेशन है वो लेंडर है, पैसे देने वाला है, और अगर डेफिशिएट है तो इसका मतलब है कंट्री क्या है, बोरोवर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा कह रहा है असर्शन ऑफ रीजन, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है, क्योंकि सिर्फ सरप्लस है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे क्या ना दोनों इक्वल होंगे तो सरप्लस नहीं होगा, इक्वल होगा। तो इसमें जो हमारा डी है कि असर्शन तो फॉल्स है, लेकिन रीजन क्या है इसका ट्रू है। नेक्स्ट 47 कह रहा है इसमें कि आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। तो कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड टैरिफ फोर्स बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्स इफेक्टेड स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन। तो इसमें जो 47 का आप लोग देखेंगे तो इसका जो आंसर ए है वो हमारा जो है करेक्ट जा रहा है। 48 में जो हमें दे रखा है इसमें भी मैचिंग दे रखा है, इसमें मैच करना है 48 के अंदर हमें कि जो माइग्रेशन है उसमें क्या है, तो इसका जो माइग्रेशन जो रिड्यूस पर कैपिटल ग्रोथ, लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट। इसमें कह रहा है मैच द गिवन कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव इम्प्लीकेशन इन द गिवन 2। तो इसका जो आंसर है आपका 48 का जो आंसर है, ध्यान से देखिए, इसमें जो है बी ऑप्शन है कि फर्स्ट का जो है वो थर्ड है, माइग्रेशन
तो इसका आंसर 48 का जो है बी। अभी फिलहाल हम लोग इतना करते हैं, सेक्शन बी को हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो चुकी है। बाकी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ज्योग्राफी का वीडियो मैं बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, बिल्कुल बहुत जल्दी आपको, जल्दी फास्ट टू फास्ट आपको सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू चैप्टर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अभी हमने सेक्शन सी छोड़ दिया क्योंकि काफी वीडियो लेंदी हो गई थी। अगर आप लोग कहेंगे सेक्शन सी को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।